लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ्स आई थिंक थोड़ी बहुत पेंडिंग होंगी बट मिल सारी जाएंगी। ये सब आप कर लेंगे। बैच में एनरोल जो लोग अभी भी करना चाहते हैं तो कंप्लीट जो बैच है अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स वहाँ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सीडीपी मैं डील करूंगी। नोट्स हो चाहे वो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, मॉक टेस्ट हो, चाहे वो क्लासेस हो, वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगी। फी पे जो है डिस्काउंट है अभी दिवाली के टाइम के अराउंड, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। करियरवेल ऐप डाउनलोड करके किसी भी फेक वेबसाइट, फेक चैनल, टेलीग्राम चैनल, इन सबसे बच के रहिएगा। सिर्फ करियरवेल ऐप पे ही जो है मैं डिस्कशन करती हूँ जहाँ बैच आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अच्छा सवाल है, क्यूट सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भी क्यूट लग रहे हैं, क्या हो गया है आपको? देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 है, अ 3.5 year old child always had difficulty in expressing himself। एक 3.5 साल का बच्चा है, एक 3.5 साल का बच्चा था जिसको जो है हमेशा दिक्कत होती थी अपने आप को एक्सप्रेस करने में, यानी अभिव्यक्त करने में, अपनी बात को कहने में। 3.5 साल के बच्चे को दिक्कत होती थी क्योंकि 3.5 साल का बच्चा है, इसका मतलब बातचीत वो करने लगा है। 2 साल में ही बच्चा पहली बार सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, तो 3.5 साल तक आते आते तो वो अपनी बात आराम से कह सकता है और दूसरे की बात कुछ हद तक समझ सकता है। कुछ क्या मतलब ठीक ठाक, अगर बहुत मुश्किल बात नहीं है तो यहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, 3.5 साल का है। His parents always thought he was too young to speak properly। उसके माता पिता हमेशा सोचते थे कि ये बहुत छोटा है, अभी 3.5 साल का है, इसलिए ये बात नहीं कर पा रहा। शायद बड़ा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। बट एज ही ग्रू ओल्डर he started having serious issues in his speech। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको और सीरियस इश्यूज होने लगे भाषा में, अपने वाक में, वो और ज्यादा समस्या उसको होने लगी खुद को अभिव्यक्त करने में और दूसरे की बात को समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में। ये यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ एक्स्ट्रा में। विच लर्निंग डिसेबिलिटी डज ही पोजेस, या फिर विच लर्निंग डिसेबिलिटी इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब किस गंभीर समस्या से या फिर ये समस्या गंभीर हो गई और कौन सा सीखने की अक्षमता का ये लक्षण है, यानी क्या सीखने की अक्षमता यहाँ पे हो सकती है बच्चे को। डिसलेक्सिया है ये, डिस्ग्राफिया है, डिस्फेजिया है या फिर डिस्प्रेक्सिया है, बताइएगा फटाफट से बताएंगे। तो सिंपल है, देखिए डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत होती है, यहाँ पढ़ने लिखने की बात ही नहीं हुई है ना। रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, एक जो तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी जो बच्चा था उसको था, ठीक है इतनी बात। तो डिसलेक्सिया तो ये नहीं होगा। डिसलेक्सिया हद से हद राइटिंग में प्रॉब्लम कर देगा, बोलने में दिक्कत नहीं होती है एज सच स्पेसिफिकली। अगर हम देखें डिस्ग्राफिया, अगर मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉब्लम बोलने की नहीं है वो। डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ मतलब राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है कि बच्चा जो है उसकी जो राइटिंग है वो इलेजिबल हो जाती है, आप पढ़ने योग्य नहीं रहती, एकदम डॉक्टर्स वाली, मतलब ये मैं मजाक में कह रही हूँ बट वो सच में ही पढ़ने योग्य नहीं होती। डिस्फेजिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्फेजिया भाषा को समझने से लेकर रिलेटेड है। चाहे वो डिस्फेजिया लिखा हो, अफेजिया लिखा हो, इन सब में चाहे आप ए लगा दीजिए चाहे डी लगा दीजिए, बात लगभग बराबर ही है एक नंबर के हिसाब से। वैसे थोड़ा सा अंतर होता है बट वो जानने की आवश्यकता अभी आपको है नहीं, ठीक। इतनी बात क्लियर है। एक तो ये एड्स को बंद करना होगा हमें, यहाँ एड पता नहीं क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने लॉग इन नहीं किया हुआ है, सिंपल बात। चलिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा, ये सब बातें होती रहेंगी। समझते हैं, पटना में मीटअप करके बहुत मजा आया, आप लोगों से मिलके बहुत ही अपनापन महसूस हुआ। जिन लोगों से नहीं मिल पाए उसके लिए सॉरी है भाई, है ना, मतलब वहां होते हुए 1 to 1 नहीं अगर हो पाया, कोशिश तो पूरी रही। कई हजार लोग थे तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। देखिएगा डिस्फेजिया यानी ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और बोलने में दोनों में दिक्कत देता है, यानी भाषा को समझने में कि सामने वाला कह क्या रहा है ये समझने में दिक्कत होगी, और जब ये समझने में दिक्कत होगी तो खुद भी समझाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ये डिस्फेजिया इसका सही उत्तर होगा। डिस्प्रैक्सिया आपका मोटर स्किल्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। मोटर स्किल्स बोले तो जिसको हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, गतिक कौशल जिसमें स्थूल और सूक्ष्म आ जाएगा, यानी ग्रॉस गर्लफ्रेंड जीएफ, ये गर्लफ्रेंड वाला जीएफ नहीं है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। ये जी है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग दौड़ने भागने, या कल मैंने क्रिकेट का एक वीडियो डाला था तो क्रिकेट खेलते समय ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल हुआ, ठीक। फाइन मोटर स्किल्स है जो मैं अभी लिखते हुए कर रही हूँ, यानी छोटी मसल्स, हैंड्स और आईज का कोऑर्डिनेशन जो है फाइन मोटर में आता है। और ये बच्चों को बटन लगाने में, यहाँ स्पेशली जो है फाइन मोटर में ज्यादा दिक्कत होती है, बटन लगाने में, शर्ट के शू लेसेस बांधने में, टायर लगाने में, इन सब में दिक्कत होगी डिस्प्रेक्सिया में। तो ये आपके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, एलडीज जिनको हम कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जिनमें जिसको दिया था सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति ने। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है इनको, यानी आपके डेवलपमेंट के समय ही ये पता लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 25 साल के व्यक्ति को अचानक से डिसलेक्सिया होगा, हो तो वो बचपन में ही गया होगा, अगर किसी ने नहीं पहचाना तो वो बात अलग है। तो डिस्फेजिया इज द राइट आंसर ओवर हियर। और ये सब क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहे जाते हैं। विकास के समय ही तंत्रिका विकार जिसको हम कह रहे हैं,
पूरी तरह से ठीक नहीं होते बट टैकल कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2? फटाफट से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, गड़बड़ करेंगे इसमें आप लोग, ध्यान से जवाब दीजिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर वाज सेड बाय हुम, यानी भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, यह किसने कहा था? यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफरेंट या फिर वो अलग से हो रहा है, और आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा आपकी विकसित हो रही है, एक प्रोसेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। ये बात या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपका, फटाफट से बताइए ये बात किसने कही है? लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और लगा लीजिएगा, इन इनिशियल ईयर्स, क्योंकि ये इस तरह से कंफ्यूजिंग बन जाएगा, इसके आंसर फिर 2 हो जाएंगे अगर ये एग्जैक्ट सेंस में ऐसे ही पूछा जाएगा तो। इनिशियल ईयर्स में भाषा और संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपके पैरेलली चल रहे हैं। वो ये बात कौन कहेगा? भाषा या विचार जिसको आप कह लीजिए, क्योंकि थॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होगा, तो ये वाइगोत्स्की के साथ चला जाएगा। वाइगोत्स्की कह रहे हैं जो आपकी थिंकिंग है और जो आपकी लैंग्वेज है ये दोनों पैरेलली समानांतर रूप से चल रहे हैं, एक टाइम पे जाके मर्ज हो जाएगा भाषा और विचार। शुरुआती साल में ये पैरेलली चल रहे हैं, यानी समानांतर चल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। और अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाता कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है और भाषा विकास स्वतंत्र है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये बात पियाजे की तरफ चली जाती है, क्योंकि पियाजे कहते हैं दिमाग का विकास हो रहा है, उसकी वजह से भाषा का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से पढ़िए और जवाब दीजिए। A teacher takes a test in the classroom of the topics she teaches in the classroom every now and then, यानी एक टीचर है जो समय समय पे जो टॉपिक्स वो पढ़ाती रहती है उन्हीं का टेस्ट भी ले लेती हैं बीच बीच में। ठीक, she provides feedback to students that can be used to improve their learning, यानी वो ऐसा फीडबैक प्रोवाइड करती है बच्चों को जो मतलब ये जो टेस्ट लेना है इससे फीडबैक मिलता है बच्चे को और उससे उसकी लर्निंग इंप्रूव होती है, यानी जो बच्चे ने सीखा है जब वो टेस्ट देता है बीच में, तो जैसे अभी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको फीडबैक मिलता है कि किन टॉपिक्स में दिक्कत आपको आ रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ये किस चीज का उदाहरण है? तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, यानी सीखने का आकलन, तो ये तो एंड में होता है। जैसे आप पेपर देने जाएंगे सीटेट का तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, सबमिटिव असेसमेंट है या योगात्मक मूल्यांकन है, फाइनल जजमेंट हो जाएगा, उसमें आप बाद में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो फीडबैक किसी काम का, तो मतलब उस सेंस में उतने काम का नहीं होगा फीडबैक, ये बात सही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, हाँ ये ड्यूरिंग है, दौरान है, किसके? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के, मतलब बच्चे एवरी नाउ एंड देन, मतलब जो जो पढ़ रहे हैं बीच बीच में टेस्ट भी हो जा रहा है, यानी उसी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के दौरान है, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं उसको, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन कहेंगे इसको। असेसमेंट एज लर्निंग है जब बच्चा खुद का या फिर उसके साथी पीयर ग्रुप, सेल्फ असेसमेंट, खुद का आप स्वयं से आकलन करें, खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं या खुद से ही एक टेस्ट लगा रहे हैं, फिर खुद ही देख ले रहे हैं कितने नंबर बने। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का ये पार्ट है तीनों ही, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक पूछा है तो हम स्पेसिफिक जवाब देंगे यहाँ पे, अदरवाइज आंसर ये भी गलत नहीं है फोर्थ भी, क्योंकि इसके अंदर ही आ जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, लेकिन एक नंबर आपको यहाँ पे फॉर लर्निंग से ही मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट जब यहाँ पे जो पूछा है वो यही है कि एवरी नाउ एंड देन, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जब हम आकलन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा। एंड में करेंगे यदि तो वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा, ईयरली हाफ ईयरली, है ना। और फॉर लर्निंग ड्यूरिंग है आपका एज लर्निंग, जब बच्चा खुद से करे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीबीएसई ने एक सिस्टम लेकर के आया था, सीबीएसई आकलन का या इवैल्यूएशन का कि सतत, यानी टाइम टाइम पे आप असेस करते रहो, ऐसा ना हो सिर्फ बोर्ड या लास्ट में ईयरली एग्जाम ही हो रहे हैं, बीच में एग्जाम ही नहीं हो रहे। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी करिकुलर और को करिकुलर, यानी बाकी स्किल्स बच्चे में जो है, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ड्राइंग में अच्छा हो, सिर्फ पढ़ाई वाला ही नहीं, तो होलिस्टिक आकलन यानी सर्वांगीण चहुमुखी आकलन जिसको आप कह सकते हो, बच्चे के चहुमुखी विकास का आकलन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझना। एट विच एज can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words, मतलब किस उम्र में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और शब्दों के खेल से जुड़े चुटकुले और पहेलियां पसंद कर सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि वो कौन सी एज है जहां वर्ड प्ले हो गया या जोक्स, पन, इन सब चीजों को बच्चे समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट, डबल मीनिंग एंड ऑल टाइप की चीजें वो समझना शुरू कर पाएंगे, जोक्स को, सार्केज्म जिसको हम कह देते हैं, इन सब चीजों को वो समझना शुरू कर पाएगा, समझ पाएगा इस एज में वर्ड प्ले को, शब्दों के खेल को, है ना।
और इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था, जब मैं कहती हूँ बहुत बार जब नॉट लिखा होता है कि जिस क्वेश्चन में नॉट लिखा है तो जो ऑप्शन गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ये वर्ड प्ले है ना। या वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये वो भी एक तरह का यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो बच्चा यहाँ पे समझने लग जाएगा ये 7 साल की उम्र में। बेसिक जोक्स वो 4 साल की उम्र में ही समझना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि वर्ड प्ले है, रिडल्स हैं, पहेलियों की बात हो रही है ना, तो वो बचपन में आपने सुना होगा ऐसी फालतू फालतू पहेलियां होती थी कई बार, तो कि वो कौन सा गेट है जहां से जो है पता नहीं कौन ने निकला, कोलगेट बता देते थे फिर उसको। तो ये सब वर्ड प्ले में आता है, जोक्स में ही आता है। 7 साल। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। डैश क्रिटिसाइज्ड कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने की है। सिंपल सा सवाल है, 1 नंबर का, बहुत ही इजी। इससे इजी सवाल धरती पर नहीं बना है, फटाफट से बताएंगे। जेम्स ड्रेवर ने, लेव वाइगोस्की ने, कैरल ग्लीगन या फिर क्रो एंड क्रो। तो सिंपल आंसर है इसका कैरल ग्लीगन। फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से इनकी थियरी की आलोचना की है इन्होंने, क्रिटिसाइज किया है। नारीवादी दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया। फीमेल केयरिंग एस्पेक्ट को भी देखती हैं, ये नहीं देखा गया थियरी में। सारे मेल सैंपल्स थे, जेंडर बायस थियरी है, ये इसको कहा जा सकता है। देखिए 3-4 ही आलोचना है कोहलबर्ग की मुख्य रूप से। जैसे तो एक तो ये फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाली बात हो गई, यानी नारीवादी दृष्टिकोण का ध्यान इसमें नहीं रखा गया। ये जेंडर बायस थियरी है। मेल्स को ही जितने भी जो इसमें सैंपल था, यानी जिन पे रिसर्च हुई, डिस्कशन में शामिल हुए मॉरल डेवलपमेंट की थियरी के लिए, जो आपकी कोहलबर्ग ने दी है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, कि सही और गलत पे, नैतिकता की बात हम सही और गलत से करते हैं, तो उसमें सिर्फ मेल्स ही थे। जितने भी सैंपल्स थे, जितने भी लोग थे डिस्कशन में, वहां फीमेल्स को शामिल नहीं किया गया था, तो इसलिए जेंडर बायस थियरी है। दूसरी, यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, यानी परिकल्पनात्मक, कि व्यक्ति जब डिस्कशन हो रहा है तो कहे हाँ चोरी करना गलत बात है, और समय पड़ने पे चोरी कर ले, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन हो गई, एक्चुअल में वो कुछ और कर सकता है। ये इसकी आलोचना है थियरी की। ठीक, फिर थर्ड आता है आपका, तालिब निशा नहीं है राहुल आज। थर्ड आपका आता है कि इसमें जेंडर वाली प्रॉब्लम है, हाइपोथेटिकल है। दूसरा, सभी कल्चर पे लागू नहीं होती, ये इस थियरी के क्रिटिसिज्म है। कैरल ग्रीगन इन्हीं की स्टूडेंट थी, कोहलबर्ग की, मतलब थी क्या, है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कोहलबर्ग नहीं रहे बस। टर्म्स लाइक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, सीरिएशन यानी क्रमीकरण कह सकते हो, क्रम में लगाना, और कंजर्वेशन यानी संरक्षण, आर द टर्म्स यूज्ड इन विच स्टेज ऑफ जीन पियाजे। पियाजे की किस स्टेज में ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, या किस स्टेज को ये दर्शाते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब व्यक्ति क्लासिफाई कर पाएगा कि भैया ये जो है ट्रायंगल है, और ये सर्कल है, और ये आपका स्क्वायर है, और ये आपका रेक्टेंगल है। तो इन सबको, तो सर्कल को एक साथ रखें या ब्लू कलर की चीजों को एक साथ रखें, ब्लैक को अलग रखें, यानी वर्गीकृत कर पा रहे हैं आप। ठीक, कि ये ब्लू पेन आप एक जगह रखते हैं, ब्लैक पेन आप एक जगह रखते हैं, ठीक है ना। किचन में इवन बर्तन भी आप क्या है क्लासिफाई कर पा रहे हैं, मतलब आपने प्रॉपर रखा होगा, भाई कटोरियां यहाँ रखेंगे, चम्मच यहाँ रखेंगे, प्लेट यहाँ रखेंगे, वो क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्लासिफिकेशन यानी आप वर्ग में बांट रहे हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, ठीक, सेम विशेषताओं के आधार पे, सेम फीचर्स के आधार पे, बेस पे। तो सीरिएशन क्या है, सीरिएशन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं आप, अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम में, कि मतलब बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, आप सीरीज में लगाना सीख रहा है बच्चा। कंजर्वेशन है संरक्षण, के शेप या साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ये समझ जब बच्चे में आ जा रही है, यानी संरक्षण आ गया है उसके अंदर। CCS के नाम से मैं इसको कहती हूँ। तो अब चाहे पानी बराबर है, चाहे चौड़े बर्तन में हो, चाहे लंबे बर्तन में हो, मतलब अब बच्चा इस बात पे नहीं लड़ेगा कि मुझे 5 सिक्के जो है ज्यादा नहीं लगेंगे, उसको 5 रुपए का नोट भी बराबर ही लगेगा। तो शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 ml पानी है तो चाहे आप उसको ट्रक में डालो, बाल्टी में डालो, टब में डालो, चाहे आप उसको एक छोटे से ग्लास में रखो, 200 ml ही रहेगा। शेप के बदलने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ये बात बच्चे को समझ में आ जाएगी। और CCS यानी कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों गुण आ जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये सिंपल तरीका है याद रखने का, एकदम शॉर्ट फॉर्म, बहुत सारे एक्रोनिम आपको याद कराए हुए हैं, है ना। बैच में भी अगर आप हैं तो अभी तो पियाजे की थ्योरी आएगी, 7 से 11 वर्ष के बीच में ये क्षमता आती है बच्चे में। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, SPCF, है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फिर उसके बाद फॉर्मल भी है, जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, सेंसस के थ्रू सीखेगा बच्चा। 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, जहां पे एनिमिज्म, वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझेगा। इस पेन से चोट लग जाए तो वो कहेगा पेन में चोट लगा दी है, ठीक। फिर 7 से 11 में आपका लॉजिक आ जाएगा, पहली बार
और इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, और ये आपका कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सब तो आ ही जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल की जब हम बात कर रहे हैं 11 एंड अबव, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चीजों के प्रति भी लॉजिक आ जाएगा, डिडक्टिव थिंकिंग भी आ जाएगी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यहीं पे आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सुषमा कुछ कहना चाहती हैं आपसे, जवाब दे दीजिए फटाफट से पढ़ के। सुषमा कह रही हैं कि सुषमा's चाइल्ड इज इन दी क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एज ऑफ हर चाइल्ड इज व्हाट, यानी सुषमा का बच्चा भाषा अधिग्रहण विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसके बच्चे की उम्र क्या है ये आपको पता लगाना है। एक व्यक्ति है ना, एक महापुरुष है, उनका नाम आपको याद आ रहा होगा, जिनको नॉम चॉम्स्की कहते हैं, और वही बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की और लैंग्वेज लर्निंग की भी। तो नॉम चॉम्स्की की यदि हम बात करें, है ना, बाबा नॉम चॉम्स्की कहते थे हम कई बार मजाक में इनको, ठीक। तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि व्यक्ति अपने अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र जो है वो रखता है, LAD जिसको कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है लगभग 7 साल तक, 10 साल तक, मतलब चाइल्डहुड के बाद ये वीक होने लगता है। तो इस दौरान यदि बच्चा बहुत तेजी से भाषा, यदि बच्चे को सही एनवायरनमेंट मिले तो वो बहुत तेजी से भाषा को एक्वायर कर लेगा, यानी अधिग्रहण कर लेगा, अर्जित कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। अलग से उसको सीखने की जरूरत नहीं, किताब की जरूरत नहीं, माहौल मिल गया तो वो उठा लेगा भाषा को, मतलब किताब मिल गई तो ठीक है, बट वो लर्निंग में आ जाएगा जहां एफर्ट और प्रैक्टिस लग रही है। एक्विजिशन है नेचुरल प्रोसेस एकदम, ठीक। तो ये 4 साल का बच्चा है, 7 साल का, 8 साल का या 10 साल का। क्रिटिकल पीरियड है किस चीज के लिए? आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के लिए। फटाफट से जवाब देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा सवाल है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ही प्यार से थोड़ा सा जल ग्रहण किया जाए। कोई कह रहा है एमपी टेट की क्लास कब होगी? कराएंगे कराएंगे, देखना एक सेशन ले लूंगी मैं टाइम निकाल के। सुषमा का बच्चा भाषा अधिग्रहण विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, कौन सी क्या उम्र होगी? अब हमने बात की 4 से 10 वर्ष तक, अगर हम देखें तो उम्र तो बहुत ही बेहतर है, जन्म से भी इवन अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड भी कह देते हैं जिसको हम। तो अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष तक का समय, उसमें भी 4 वर्ष का जो समय है ये बहुत ही क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है। तो 4 साल की जो उम्र है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल कहलाएगी। 10 साल तक बहुत एक्टिव रहेगा आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बच्चा बहुत तेजी से भाषा को एक्वायर कर लेगा, अगर उसको एनवायरनमेंट मिल जाए, अगर उसके आसपास लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, वो तीनों भी एक्वायर कर लेगा बिना किसी अलग से रूल और रेगुलेशन के, वो लैंग्वेज को ग्रहण कर लेगा जैसे आपने अपनी मातृभाषा को किया है, यानी मदर टंग को किया है। उसके लिए आपको कोई टीचर नहीं लगा, कोई किताब नहीं लगी, कोई ग्रामर नहीं लगी, आपने आसपास से बोलना सीख लिया, ठीक। सीखना भी कहना गलत होगा, अधिग्रहण कर लिया, अर्जित कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। बल्कि लर्निंग जब आप दूसरी भाषा स्कूल में जाकर के सीखते हैं अदर देन योर मदर टंग, जिसको हम टारगेट लैंग्वेज भी कह देते हैं कई बार इंग्लिश पेडागोजी में, कि आप रूल रेगुलेशन सीख रहे हैं, उस भाषा के नियम सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, प्रॉपर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो सारी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, मतलब एफर्ट और प्रैक्टिस करके लर्न कर रहे हैं।